हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आइस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यूनिट 5 का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नवीन शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम नवीन शिक्षा नीति की आज शुरुआत कर रहे हैं। और नवीन शिक्षा नीति जो 1986 में चली आ रही थी, हमारी शिक्षा नीति थी, उसके पश्चात आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है वो, वह क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020। क्या इसके विजन है, क्या इसके सिद्धांत है, क्या इसके मुख्य प्रावधान है, वही सब सेम सेम से हैं। आपको बस समझना है इसके मुख्य प्रोविजंस क्या क्या हैं। इसमें मुख्यतः समावेशन की बात की गई है, इंक्लूजन की बात की गई है, कौशल विकास की बात की गई है, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, रिलेवेंस, परम जो उसकी वो है ना, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता इसका मुख्य सिद्धांत है। प्रासंगिकता, रिलेवेंसी, समावेशन, कौशल विकास, संधारणीयता, सस्टेनेबिलिटी, और आधुनिक, मॉडर्निटी, कि जो वर्तमान में जितने भी नवाचार हो रहे हैं उनके हिसाब इसको होना चाहिए। और लचीला, फ्लेक्सिबल, ये इसके मेनली थ्योरीज है ना। इसको जो हमारी नवीन न्यू नेशनल एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, इस एजुकेशन पॉलिसी में हमने इंक्लूजन का ध्यान रखा है, सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा है, हमने टेक्निकल एडवांसमेंट का ध्यान रखा है। इसमें आपने देखना है, इसमें मॉडर्निटी का ध्यान रखा है, रिलेवेंसी का ध्यान रखा है। जो भी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी वह अब पुरानी हो चुकी थी, है ना। दुनिया कितनी बदल चुकी है, 1986 की आई, 1992 में से अमेंडेड हुई, एलपीजी रिफॉर्म्स आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, शिक्षा के पैटर्न बदल चुके हैं, उसके मायने बदल चुके हैं, सब चीज़ बदल चुकी है। अब मेंटल स्टेट बदल चुकी है, पाठ्यक्रम में बहुत सारे परिवर्तन आवश्यक है, पद्धति में बहुत सारे परिवर्तन आवश्यक है। एक ही धड़े पर चले रहते तो हम रिलेवेंट नहीं रख पाते हमारी शिक्षा को। तो इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कस्तूरी रंगन समिति, कौन सी समिति? कस्तूरी रंगन कमेटी, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो या फिर एनईपी, यह 2020 में लागू की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह लागू हुई। ठीक है ना। इसके हम कुछ प्रावधान देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। देखिए वही चीज़ लिखा है कि जो लास्ट वाली शिक्षा नीति आई थी वह 86 में आई थी, 1986 में आई थी, जिसमें 1992 में अमेंडमेंट किया गया था। और जो करंट की जो भी आई है वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे हमारे के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। के कस्तूरी रंगन ने एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है ना। इसके बाद हाँ, इसमें कुछ टारगेट्स हैं। पहला टारगेट ये है कि इसके लक्ष्य क्या है। पहला लक्ष्य ये है कि 2030 तक, 20 में लागू हुई, 2030 तक हमको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% लाना है। मतलब जितने बच्चे हैं हमारे यहाँ, जितने भी बच्चे, जितने भी लोग हैं, वो उन सबका स्कूल में रजिस्ट्रेशन हो, इनरोल करें। प्रवेश संख्या, सकल नामांकन अनुपात कितना लाना है हमको? 100% तक लाना है। कब तक? 2030 तक। कितना लाना है? 100%। क्या लाना है? GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। देखिए जो भी जीडीपी का है, अभी हम 2 से 3% के बीच में ही शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। हमको हमारी जीडीपी का टोटल 6% से ज़्यादा काहे पे खर्च करना है? एजुकेशन पर खर्च करना है। और अगर एजुकेशन पर हम इतना ज़्यादा खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो युवा देश है, जो हमारा नवीन भारत है, ये हमारा कैसा एक सशक्त भारत के रूप में बनकर सामने आएगा और विकसित भारत 2047 की संकल्पना को हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, इसके तहत एक और क्या किया गया, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिनिस्ट्री थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया। अब उसको किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा मंत्रालय। अब क्या हुआ? एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। अभी उसका नाम क्या था? HRD, HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नाम भी बदल दिया गया शिक्षा नीति के साथ साथ उस डिपार्टमेंट का। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? इसके अलग अलग प्रावधान हैं। स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रावधान क्या है? उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान क्या है? हायर एजुकेशन संबंधित रिलेटेड क्या? और शिक्षक शिक्षण से संबंधित प्रावधान। 3 प्रावधान है इसमें, 3 मेन प्रावधान है। एक आपके स्कूल से रिलेटेड, हाई हायर एजुकेशन से रिलेटेड, और
टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर टीचिंग और अदर प्रोविजन। यही इसके प्रोविजन है, यही इसके लक्ष्य, यही इसकी विजन है। आपको बस पॉइंट्स पता होने चाहिए न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे ये होना है और कैसे कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो जो स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रावधान है, तो सबसे पहले उसको हम देखते हैं कि स्कूल से रिलेटेड इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें 5+3+3+4 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें 3 से लेकर 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है। अभी तक 5 साल से प्लस बच्चे को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसमें कितने आयु वर्ग के लोगों को शामिल कर लिया गया, 3 से लेकर 18 साल के बच्चे स्कूली शिक्षा के अंतर्गत माने जाएंगे। और 5+3+3+4 की डिजाइन, यानी पहले के 5 साल प्राइमरी, ये 3 मिडिएवल स्कूल, ये 3 हाई मिडिल उच्चतर माध्यमिक, और ये 4 साल काहे के माने जाएंगे, ये 4 साल माने जाएंगे क्या, आपके कॉलेज के, है ना। तो ये पूरी एजुकेशन की डिजाइनिंग रहेगी। अब इस 5+3+3+4 में कहाँ से कहाँ तक के 3 साल तक के बच्चों को कवर कर लिया गया, मतलब आंगनवाड़ी वाले बच्चे भी आ गए हैं इसमें। अब कैसा रहेगा ये स्ट्रक्चर, इसको समझते हैं। देखिए, जो 5 वर्ष का होगा, स्टार्टिंग का 5+3+3 और 4, ये देखिए ये क्या है, 5 साल मतलब क्या कि जो आपकी फाउंडेशन स्टेज है, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, यानी अभी जो चलता है ना कि किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, है ना, यूकेजी, एलकेजी और नर्सरी, यूकेजी एलकेजी नर्सरी, हाँ 3 चीजें होती हैं, यूकेजी एलकेजी नर्सरी, एलकेजी यूकेजी नर्सरी जो भी होता हो, वो 3 साल आएंगे। और क्लास 1 और क्लास 2, इसमें बेसिक नंबर का ज्ञान कराया जाएगा, नंबर और वर्ड्स, है ना। जैसे मुख्य फोकस रहेगा आपको नंबर पहचानना, नंबर बोलना, नंबर सीखना और अक्षर पहचानना, है ना। नंबर ऑफ वर्ड्स ये सिखाए जाएंगे आपको, वोकैब सिखाई जाएगी, नंबर सिखाए जाएंगे, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये 5 साल का है, यानी जो प्री नर्सरी चीज है वो सिखाई जाएगी यहाँ पर। और इसको आंगनवाड़ियों की मदद से, आशा, इनकी मदद से कराया जाएगा। अब जो प्री पेरेटरी स्टेज है ना, प्रीपेरेटरी स्टेज है जो 3 साल का, इसमें कौन कौन सी क्लास रहेंगी, 3, 4, 5, 3rd 4th 5th, है ना, 3rd 4th 5th, ये प्री पेरेटरी स्टेज रहेगी। इसमें आपको पढ़ना और जोड़ना घटाना सिखाया जाएगा, रीडिंग और न्यूमेरिकल एक्टिविटीज आपको सिखाई जाएंगी। 3, 4, 5 में टेबल सिखाएंगे, है ना, थोड़ा जोड़ना घटाना नॉर्मल सा सिखाएंगे, ये कहलाएगा। फिर इसके बाद क्लास 6th 7th 8th, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी हायर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, ये अपर प्राइमरी कहलाएगी। 6, 7, 8 क्लास 6, 7, 8 ये आपकी अपर प्राइमरी कहलाएगी, 3 वर्ष का रहेगा ये। इसमें क्लास 6, 7, 8 को शामिल किया जाएगा। इसमें आपको सब्जेक्टिव नॉलेज मिलेगी, साथ में आपको वोकेशनल एजुकेशन ही मिलने लगेगी, ठीक है, वोकेशनल मिलने लगेगी। फिर आपका 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक कहलाएगा या माध्यमिक कहलाएगा। इसमें आपको 9, 10th 11, 12, इसमें आपको स्पेशल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल, वोकेशनल और स्किल, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी 9, 10th 11, 12 में, ये 4 साल। तो स्कूलों का सिस्टम समझ में आया आपको, 5+3+3+4, इस 4 साल में कौन कौन सी, 9, 10, 11, 12, ये 4 क्लास, इस 3 में 6, 7, 8, इस 3 में 4, 5, 6, और इसमें कौन सी 3 साल की, वो क्लास 1 और क्लास 2, ये है 5+3+3+4 का सिस्टम। ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद अगला, भाषाई विविधता का संरक्षण किया गया है। इसमें लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है उसको संरक्षण दिया गया। इसमें क्या कहा गया, इसमें 5 तक की कक्षा, क्लास 5 तक की शिक्षा जो होगी वह किस में दी जाएगी, आपकी मदर टंग में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, स्थानीय भाषा में दी जाएगी, क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, है ना। यानी क्लास 5th तक आपको आपकी मदर टंग में ही शिक्षा दी जाएगी, चाहे कोई भी हो, उसके बाद आपकी मर्जी है। इसके बाद स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। यानी आपको जब स्कूल एजुकेशन है तो एक लैंग्वेज में आपको या तो संस्कृत पढ़नी होगी और
साथ ही साथ कोई भी अन्य एंशियंट लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, है ना, इन सारी भाषाओं में किसी एक भाषाओं को आप चयन कर सकते हैं, इनका उपलब्ध रहेगा। इसके बाद 6, 7, 8 में आपको बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट इत्यादि की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये आपकी स्कूली शिक्षा के प्रावधान है। शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में आपको फिजिकल एक्टिविटी में आपको स्कूल में बागवानी की ट्रेनिंग मिलेगी, नियमित रूप से खेलकूद, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन, ये सब चीज़ें आपको स्कूल में ही सिखाई जाएंगी क्लास 6, 7, 8 में, है ना। क्लास 6, 7, 8 में आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। इसके बाद पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार क्या हुए स्कूली शिक्षा में, मतलब करिकुलम रिलेटेड और असेसमेंट रिफॉर्म। मतलब क्या, शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच अंतर नहीं रखा गया। मतलब कि पहले जो गेम्स पीरियड होता था वो अलग कर दिया गया, है ना, आपकी वोकेशनल एजुकेशन का पीरियड अलग कर दिया गया, तो ऐसा नहीं माना गया। यानी कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको करिकुलम में शामिल किया जाएगा। अभी अखबार में पढ़ा होगा कि जितने भी प्रैक्टिकल वर्क होंगे उनको शिक्षा में जोड़ा जाएगा, आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आपकी मार्कशीट में उनके मार्क्स जुड़ेंगे और एक ओवरऑल मार्क्स सिस्टम तैयार किया जाएगा, है ना। इनमें कोई अंतर नहीं किया गया। वरना अभी तक क्या होता था, वो कहते थे ना, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो वो सब चीज़ों को दूर कर दिया गया, बोले ऐसा नहीं है, बोले फिजिकल एजुकेशन जो भी होगी, आप बागवानी भी कर रहे हो तो भी वो आपकी मार्कशीट में जुड़ेंगे मार्क्स, आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहे हो तो वो भी आपकी मार्कशीट में जुड़ेंगे। ये सारी चीज़ों को जोड़ा जाएगा, उनमें कोई अंतर नहीं करा जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा, कमर्शियल एजुकेशन को शामिल किया गया, कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा में बदलाव कर दिया गया। यानी अब आप कई सब्जेक्टों को एक साथ चुन सकते हैं, है ना। आपको फिजिक्स के साथ अगर आपको एग्रीकल्चर पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को प्रावधान किया गया। 9th के बाद आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, 10th के बाद आप पहले भी 11th से करते हैं ना, 9th की बात कर सकते हैं, ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा बताया गया है। परख नाम का एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सिस्टम बनाया गया, और ए न्यू नेशनल असेसमेंट कॉल्ड परख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, परख नाम का एक मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, राष्ट्रीय आकलन केंद्र, जो बताता है आपकी शैक्षणिक गतिविधियों को आकलन करता है, आपकी टीचिंग स्टाइल को मॉनिटर करता है। परख नाम का ये बनाया गया। तो ये आपके पाठ्यक्रम मूल्यांकन संबंधी सुधार हो गए। इसके बाद जो आपकी टीचिंग रिलेटेड रिफॉर्म है ना, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड रिफॉर्म है, ये भी चेंज किए गए। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया लगाई गई। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि किसी को भी टीचर बना दिया जाए। टीचर बनने के लिए 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम अनिवार्य हो, अभी 3 साल का होता है, अब 4 साल के लिए हो गया। एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। मतलब एक ऐसी ड्राफ्ट बनाएंगे जो नेशनल लेवल पर सभी टीचर्स के लिए एक समान हो, है ना, ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाना है। और 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक बनाए जाएंगे। मतलब एक नेशनल स्टैंडर्ड कमर्शियल नॉर्म्स बनाए जाएंगे जो सभी टीचर्स को एक ही पैमाने पर तय करेंगे। ऐसा नहीं होगा तमिलनाडु को शिक्षक अलग उस पर आधारित होगा, अलग नॉर्म्स पर आधारित लिया जाए, मध्य प्रदेश का अलग नहीं, सबके लिए सेम होगा। क्या होगा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स बाई 2022 तक, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब जो टीचर की एजुकेशन की व्यवस्था होगी उसका फ्रेमवर्क पूरे देश में एक समान होगा। तो ये टीचिंग से रिलेटेड रिफॉर्म किए जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स हैं? हायर एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म ये है कि सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3 से बढ़ाकर 2018 से बढ़ाकर 50% तक ले जाने का लक्ष्य। अभी 26.3% है, 29 हो गया था बाद में। अब कितना ले जाना है? 50% तक ले जाना है। कहाँ पर? हायर एजुकेशन में। और स्कूली शिक्षा का कितना ले जाना है? 100% 2030 तक। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट व्यवस्था को अपनाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, अभी तक क्या होता है, अभी सिस्टम ये है कि आपने मान लो बीएससी में एडमिशन लिया, है ना, बीएससी में एडमिशन लिया और 1 साल बीएससी की, अब आपका मन कर रहा है बीए कर लें, तो फिर आपका ये 1 साल खराब हो जाता है, आपको दोबारा इसमें एंट्री लेनी होगी। अब ऐसा नहीं होगा, आपके क्रेडिट पॉइंट जुड़ेंगे। आप कभी भी इसको छोड़ सकते हैं। बीएससी में 1 साल पढ़ा तो आपने पेपर दिए तो आपका वो साल खराब नहीं माना जाएगा, आपके क्रेडिट पॉइंट जुड़ेंगे ही, आपके क्रेडिट पॉइंट जुड़ेंगे, है ना। आपको क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। 1 साल पढ़ने में आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, 2 साल पढ़ने में भी आपके क्रेडिट पॉइंट जुड़ेंगे। 3 साल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको, 2 साल पढ़ेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, और 4 साल अगर आप वो चीज़ पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगी? ऑनर्स मिलेगी, है ना, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। 4 साल अगर आप पढ़ते हैं, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम 4 साल अगर आप करते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको 1 साल पढ़ना तो आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे,
2 साल पढ़े तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, वो भी क्रेडिट पॉइंट आपके जुड़ेंगे, और आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा तो आपको डिग्री मिल जाएगी कि हाँ आप ग्रेजुएट हो, आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ये रहे हैं। 2 साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़े, 1 साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा, ये आप कर सकते हैं। तीसरी साल आपने अगर एक ही कोर्स में किया तो आपको डिग्री मिलेगी, आपने किसी भी कोर्स में किए हो। 3 साल अगर आपने कॉलेज एजुकेशन में दिए हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, अगर आपने 4 साल किए हैं तो आपको ऑनर्स मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया। और ये क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंगों को डिजिटली रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यही मैं क्रेडिट की बात कर रहा था, तो जितने भी आपको क्रेडिट मिलेंगे वही आपके डिजिटल बैंक में संरक्षित रहेंगे, उनका नाम क्या होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है ना, ये सब आपके क्रेडिट पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है। अब भारतीय एक हैकी बनाई जाएगी, हैकी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हैकी। ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें जुड़ेंगी, इसमें जुड़ेगी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकी परिषद, NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC हैकी के अंदर आएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें आएगी सामान्य शिक्षा परिषद, GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल। नेक आएगा, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, नेक का नाम आपने सुना होगा। नेक, नेक क्या करता है, नेक संस्थानों को रेटिंग देता है कि कौन ए है, कौन A+ है, कौन A++ है, उसके आधार पर। और उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ये भी इसके अंदर आएगा। तो चारों से मिलाकर हैकी बनेगा। विकलांग बच्चों हेतु क्या प्रावधान किए हैं, दिव्यांग बच्चों हेतु, तो दिव्यांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, है ना, क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण की व्यवस्था, रिसोर्स सेंटर, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित कराना, प्रक्रिया को सक्षम बनाया जाएगा। मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं अभी क्या करते हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल खोल देते हैं, तो वो उनको नॉर्मल बच्चों से अलग करता है, बोले ऐसा नहीं, अब उनको ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कराएंगे कि वो नॉर्मल एजुकेशन ले सके, सामान्य बच्चों के साथ बैठ सके, उनको नहीं फील कराया जाएगा तुम समाज से अलग हो। तो विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, आवास व्यवस्था होगी, सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जो भी टेक्नोलॉजी से उनको पढ़ाया जा सकता है वो टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, है ना, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा, और प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक उनको समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। जो विकलांगों हेतु इसमें प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान है कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में, एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का निर्माण कराया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना और प्रशासन में वृद्धि होगी। अब जब पूरा एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, एक मंच बन जाएगा, जिससे क्या होगा, पूरी एजुकेशन का, पूरे नोट्स का, पूरे कंटेंट का, पूरी विचारों का, नई पद्धतियों का, तकनीकों का, सबका आदान प्रदान होगा, है ना। जैसे आपको पता है तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की NCERT अच्छी है तो वो पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड PSC में सोशोलॉजी अच्छी दी है उत्तराखंड की इग्नू की बुक्स में, तो वो वहाँ से पढ़ लेंगे, है ना। तो जहाँ से जो भी होगा उस फ्रेमवर्क में मिल जाएगा, आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, ज्ञान का क्या होगा, संवर्धन होगा। तो ये डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब इससे रिलेटेड चुनौतियाँ क्या हैं, देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी चुनौती है कि इन्होंने कहा 6% बजट देंगे, जो टेक्निकली तो नहीं हो पाता। एक तो कोविड लग गया, जैसे ही आया कोविड के बाद शिक्षा पर किसको खर्च हुआ, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ गया। दूसरा, हमारा रक्षा बजट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि वैश्विक परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, तो इनमें और सामाजिक क्षेत्रों में भी हम बहुत ज़्यादा व्यय करते हैं, अन्य जैसे स्वास्थ्य हो गया, गरीबी मिटाने के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये टेक्निकली बहुत रेयर टू रेयर होता है, 6% का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। पुरानी में भी लगभग 4% बोला गया था, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में भी 4% का बोला गया था, लेकिन वो नहीं कर पाए अचीव, तो ये 6% बहुत ही दूर की बात है। दूसरा, इन्होंने बोला कि हाँ, क्षेत्रीय त्रिभाषा फॉर्मूला क्षेत्रीय भाषा में लागू कराएंगे, तो इसके लिए पाठ्य पुस्तक ही नहीं है, पाठ्य पुस्तक नहीं है, टीचर नहीं है, टीचर हैं तो बच्चे नहीं है, है ना, बहुत सारी मातृभाषाएं, कितनी भाषाओं में कराओगे, बर्डन बढ़ जाएगा, उतना बेनिफिट नहीं निकलेगा। दूसरा, राज्यों का सहयोग नहीं मिलता, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, राज्य भी अपने स्तर पर करता है, केंद्र भी अपने स्तर पर करता है, तो राज्यों का सहयोग मिलना
और उनको उतनी फंडिंग कराना, उनको निर्देशित करना, उनके साथ तालमेल बैठाना अपने आप में बहुत कठिन काम हो जाता है। महंगी शिक्षा हो जाएगी क्योंकि सारे स्कूल इतनी सारी सुविधाओं को जुटाने में समर्थित नहीं है। जो स्कूल इतनी सारी सुविधाओं जो इस पे प्रावधान है कि इलेक्ट्रीशियन भी करवाना, बागवानी भी करवाना, गार्डनिंग करवाना, गार्डनिंग बागवानी है ना, आपको कोई मार्शल आर्ट दिलवाना, जूडो कराटे सिखाना, स्विमिंग कराना, सारे स्कूल थोड़ी अफोर्ड कर पाएंगे। बड़े बड़े स्कूल अफोर्ड कर पाएंगे, इतनी महंगी शिक्षा कहाँ आएगी, है ना। तो सरकारी स्कूल खुल जाए सब जगह इतनी बढ़िया। फंडिंग संबंधी जांच का पर्याप्त होना, वित्त पोषण मानव संसाधन का अभाव है, फंडिंग नहीं होती है, मानव संसाधन है। शिक्षा का संस्कृतिकरण हो जाएगा, मतलब क्या कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लोग, कुछ स्पेसिफिक जगहों के लोग, कुछ स्पेसिफिक रईस लोग ही शिक्षा को कर पाएंगे और उसी तरीके की शिक्षा कराएंगे जैसा वो है। दूसरा इसमें बोला गया कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, है ना, हर शहर में कॉलेज होगा सरकारी। तो ये तो बहुत दूर की कल्पना है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कम है, तो बोले हर जिले में यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे, तो ये कुछ लंबी बात हो जाती है, ऐसी बातें पॉसिबल नहीं है। मेडिकल कॉलेज हर 2 जिलों के बीच में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो इतनी ना तो विशेषज्ञ हमारे पास, ना तो इतनी अवसंरचना है, और ना ही इतने हमारे पास इतनी अभी वो है, ना तो इतने मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे पास इतना नहीं है कि हम इस चीज़ों को कर पाएँ। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपकी चुनौतियाँ हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड प्रावधान और उसकी चुनौतियाँ खत्म हो जाती हैं, और यही इसके विजन और सिद्धांत है, कुछ अलग नहीं है। विजन क्या वो हमने स्टार्टिंग बता दिए, थ्योरीज यही है कि इससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान थे। अब आपका ये नए टॉपिक खत्म हो जाते हैं यूनिट 5 के, और हमारे लेक्चर्स के साथ बने रहिए। आज हमारी जो सोशोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो पूरी खत्म हो चुकी हैं, बाकी अब जो बचा है वो सिविल आपका सोशल इशू है, और वो आपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो आप हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहता है हम आगे उसी श्रृंखला पर काम करेंगे और आगे के भी आपके लेक्चर बनाएंगे। धन्यवाद, बने रहिए।